हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग आज ओशनोग्राफी के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। बॉटम रिलीफ ऑफ ओशंस, महासागर का जो निचली उच्चावच होता है उसकी स्टडी हम लोग आज करेंगे। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और ये बताऊंगा कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो उसका एक नोट्स बनाएं। नोट्स बहुत लोग पूछते हैं कि किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए, तो मैंने कई वीडियोस में ये बताया हुआ है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका आप ये प्रयास करें कि 3 से 4 पेज का एक नोट्स बना लें। बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, और नोट्स को आप ऐसा बनाएं कि उसमें आप सभी उसके एस्पेक्ट को शामिल कर लें, मेन मेन चीजों को। और क्वेश्चन चाहे जैसे आए, लेकिन अगर आपने वो मैटर पढ़ा हुआ है तो आप वहां से आसानी से कर लेंगे। जैसे कि आज हम लोग उसी तरीके से स्टडी करने वाले हैं। आपको चीजों को कुछ हेडलाइंस में तोड़ना होगा, उसके बाद उसी से आपको नोट्स बनाना होगा अपना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये टॉपिक यूपीएससी ऑप्शनल के लिए या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए और यूजीसी नेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी रोचक भी है, और सिंपल भी है। बहुत कोई कठिन चीज़ नहीं है इसमें। बहुत ही सरल तरीके से हम लोग छोटे से वीडियो में प्रयास करेंगे कि सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझ लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस का अगर आपको उत्तर लिखना है या आपको इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाना है, तो आप साइड में कहीं रफली नोट भी करते रहिए। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, आप एक इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालेंगे, और इंट्रोडक्शन में आप अपने शब्दों में, किताब आपको उठाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जियोग्राफी में जितना आप बुक कम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि किताबें आपको पढ़नी नहीं है, किताबें पढ़नी है, लेकिन किताब से सिर्फ आपको ज़रूरी चीज़ों को लेना है। लोग एक एक चीज़ को रटने का प्रयास करते हैं किताबों से, तो जियोग्राफी कोई किताब से रट के नहीं अच्छे से तैयार कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन इस पे आएगा, बहुत कोई घुमा फिरा के नहीं आएगा कि बॉटम रिलीफ ऑफ ओशन के बारे में बताइए। तो आपको इंट्रोडक्शन डालना पड़ेगा, पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। कैसे आप लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में जो भी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं उसकी तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन आपका ऑलमोस्ट 50 to 60 वर्ड्स का होना चाहिए, ना बहुत लंबा ना बहुत छोटा। तो आप शुरुआत ऐसे करेंगे कि जिस प्रकार से, इसी तरीके से आपको लिखना है अपने शब्दों में। मैं बस आपको यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमें स्थल मंडल पे या भूमि पर जो भी आप शब्द आपको अच्छा लगे, हमें उच्चावच देखने को मिलते हैं। पर्वत, पठार, मैदान, खाइयां, बहुत सारी हमको विशेषताएं, बहुत सारी रिलीफ फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं लैंड पर। उसी प्रकार से समुद्र के अंदर अनंत गहराइयों में भी इसी प्रकार के हमें स्थल रूप या इसी प्रकार के रिलीफ फीचर्स, इसी प्रकार के उच्चावच हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप इनके नाम भी लिख सकते हैं: कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, राइज, रिज, प्लेन, ट्रेंच, या हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी जिस भी आपका जो भी मीडियम हो उसमें आप लिखिएगा इसको। तो ये आप देख रहे होंगे कि इसमें कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। वही बात मैंने बताई कि जैसे लैंड पे चीजें मिलती हैं हमको, पर्वत, पठार, मैदान, खाई, सारी चीजें आप जानते हैं, वही चीज हमको लगभग वैसा ही कुछ हमको समुद्र के अंदर देखने को मिल रहा है। तो लैंड वाले की भी हम स्टडी करते हैं, तो हम समुद्र के अंदर जो चीजें हैं उसकी भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन इसके बारे में अभी हमें उतनी जानकारियां नहीं प्राप्त हैं। अभी इसके बारे में अभी खोजें चल रही हैं। अभी जितनी भी जानकारी प्राप्त है समुद्र के अंदर की, हमको उसी के बेस पे हम इसका अध्ययन करते हैं। बाकी लैंड के ऊपर तो जो भी रिलीफ फीचर्स हैं, पर्वत, पठार, मैदान, उसके बारे में तो हम लोग को बहुत ज्यादा नॉलेज है। लेकिन जो ये फीचर्स हैं, रिलीफ फीचर्स, इसके बारे में अभी हमें लिमिटेड नॉलेज ही प्राप्त है। तो इस प्रकार से आपको एक आइडिया लग गया कि अगर इस पे आपका एक आंसर लिखने को आता है तो आप लिखेंगे कैसे। स्टार्टिंग आप यहीं से करेंगे। तो आपका 50-60 वर्ड का सिंपल सा छोटा सा अपने शब्दों में एक इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। अब इस इंट्रोडक्शन को बुक से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बुक में आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी, फैक्ट मिल जाएंगे, इतना 1000 किलोमीटर का वाटर एरिया, ये वो सब चीजें लिखने का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है।
रट लीजिएगा, अगर हो सके तो लिख दीजिएगा, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आंसर को जितना आप अपने शब्दों में लिखेंगे उतना इजीली आपको याद भी हो जाएगा और लिखने में भी आपको अच्छा लगेगा। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद पहली जो हम लोग अब मेन अपने आंसर पे आ रहे हैं और अपने मेन वीडियो की अब स्टार्टिंग हो रही है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसमें मैं एक चीज और बता दूं कि जब हम लोग पूरे टॉपिक की स्टडी कर लेंगे तो उसके बाद ये तो मैंने आपको एक जस्ट सिंपल सा मॉडल बना के दिखाया है, लेकिन वास्तव में ये चीजें देखने में कैसी होती हैं, मैंने कुछ क्लिप्स इकट्ठा की हुई है, कुछ मैंने इमेजेस जगह जगह से वेबसाइट से ढूंढी हुई हैं, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले हम लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया। नंबर 1 हेडिंग हमारी है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा और जो कुछ रटने वाली चीजें होंगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि ये एक लैंड है, ठीक, कोई भूमि का ये हिस्सा है और ये वाटर आपको देखने को मिल रहा है आसमानी कलर से। तो ये वाटर जो है, जहां तक वाटर या इस हिस्से पे आप देख रहे हैं लैंड मतलब पानी से डूबा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हल्का हल्का पानी है। तो इसको जब हम डिफाइन करते हैं बहुत ही सरल लैंग्वेज में, तो हम कहते हैं कि महाद्वीपों का किनारे का वह भाग जो कि ओशनिक वाटर में वो डूबा हुआ रहता है, वही होता है मग्न तट। मतलब तट का वह हिस्सा जो जलमग्न होता है। आप समझ सकते हैं मग्न तट का मतलब, हम लोग कहते हैं ना कि ये चीज जलमग्न है, मतलब ये चीज जल में डूबी हुई है, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही हम बता सकते हैं कि महाद्वीपों का किनारे का हिस्सा। एग्जाम्पल के लिए जैसे जब मैं इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था ग्रेजुएशन में, तो मुझे उस वक्त ये चीज उतनी क्लियर नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में मैंने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये इंडिया का कोस्टल रीजन है, साउथ इंडिया का। एग्जाम्पल के तौर पे बस मैं बता रहा हूँ, समझाने के लिए मैंने छोटा सा फिगर एक ड्रॉ किया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ये इस पॉइंट पे, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप यहाँ से छलांग लगा देंगे तो एकदम से जमीन खत्म हो जाएगी, आप पानी में एकदम गहराई में डूब जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। आप कभी कोस्टल एरिया में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लैंड तो यहाँ तक है, जो कि हम मैप पर भी देखते हैं, जो कि रियल में भी आपको लगेगा कि लैंड यहाँ पे है, इसके बाद वाटर बॉडी शुरू हो जाती है। लेकिन वाटर बॉडी के अंदर भी ये लैंड फिर गया रहता है, ऐसा नहीं कि लैंड यहीं पे खत्म हो जा रहा है। बात यह है दरअसल कि पानी केवल इतने ही दूर तक है, यहां तक पानी है आपका, ये जो हिस्सा ये वाटर में डूबा हुआ है और ये हिस्सा वाटर से ऊपर है। तो जो हिस्सा लैंड का है बट वो वाटर में डूबा हुआ है, मतलब कि वो जल में मग्न है, जल में डूबा हुआ है, तो वो जलमग्न तट हो जाएगा। और जो तट हमारा जल में डूबा हुआ नहीं है, जहां हम लोग टहलते हैं, जहां हम सैर करते हैं, वो हिस्सा हम लोगों का वो नॉर्मल कोस्ट हो जाएगा, नॉर्मल तट हो जाएगा। तो यही चीज है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कोई बहुत कठिन चीज नहीं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ बेसिकली क्या है कि महाद्वीपों का किनारे वाला भाग, महाद्वीपों का किनारे का भाग जो कि महासागरीय जल में डूबा हुआ रहता है, वही होता है महाद्वीपीय मग्न तट। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें महाद्वीपीय शब्द लगा है, मतलब कि ये हिस्सा महासागर का नहीं है, ये जो एरिया है ये महाद्वीप का ही हिस्सा है। लेकिन ये महाद्वीपीय नॉर्मल, महाद्वीपीय सामान्य तट जो है उनसे अलग है, क्योंकि सामान्य तट पे पानी नहीं है। सामान्य तट पे पानी तब आएगा जब मान लीजिए ज्वार भाटा वाली स्थिति आ गई या सुनामी आ गई, लहर आ गई, तो कभी कभी पानी में आ सकता है, लेकिन नॉर्मली ये खाली रहेगा, सूखा रहेगा। लेकिन जो मग्न तट होगा वो जल में डूबा हुआ रहेगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि महाद्वीपों का किनारे का भाग जो कि महासागरीय जल में डूबा हुआ होता है, वही होता है हमारा महाद्वीपीय मग्न तट। इसमें समझने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। और अब इसमें फैक्ट क्या है ये आपको ध्यान देना है। फैक्ट नोट कर लीजिएगा कि इसमें जो स्लोप होता है वो 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच होता है, और इस पर जो जल की एवरेज जो गहराई होती है वो हमें 100 फैदम तक देखने को मिलती है। मतलब कि भाई कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ तक होता है आपका, लगभग यहाँ तक, उसके बाद स्लोप शुरू हो जाता है। तो ये जो गहराई जो एवरेज होती है पानी की ये वाली, ये 100 फैदम होती है। 1 फैदम बराबर 6 फीट,
इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि ये चीजें भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि व्हाट इज, जो है ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि एक फायदम में कितने फीट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक फायदम में जो है 6 फीट होते हैं। तो ये हो गया आपकी पहली हेडिंग का। इतना मैटर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो फर्स्ट हेडिंग में आप आसानी से 40 से 50 वर्ड का मैटर लिख सकते हैं। जब भी ये आंसर लिखने को आएगा तो आपके पास 6-7 हेडिंग्स आपको आसानी से मिल जाएंगी। और अगर आप एक हेडिंग पे 50 वर्ड भी लिख रहे हैं तो 7 हेडिंग में आप 350 वर्ड लिख देंगे। आप अच्छा इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे, फिगर भी बनाएंगे, तो आपका 500 वर्ड का एक बहुत ही अच्छा आंसर यहाँ से तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से नोट्स भी बना लीजिएगा आप लोग, तो काफी हेल्प हो जाएगी। अब हम लोग यह जानते हैं कि महाद्वीपीय मग्न तट ये बन कैसे जाते हैं। हालांकि इसको जानना बहुत जरूरी नहीं है, एग्जाम में टाइम भी नहीं होता इतना लिखने का, लेकिन फिर भी बुक में बहुत सारे प्रोसेसेस आपको मिलेंगे कि ये महाद्वीपीय मग्न तट ये कैसे बनते हैं। लेकिन हम लोग एक दो प्रोसेस की चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो तटीय हिस्सा है, ये तटीय हिस्सा कभी कभी कुछ अंतर्जात बलों के कारण झुक जाता है, उसमें टिल्टिंग आ जाती है। तो उसके कारण कुछ विद्वान इसको सही मानते हैं, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो हमारा किनारे वाला भाग है महाद्वीपों का, इसका कुछ आगे किनारे का भाग, इसमें अवतलन हो जाता है, ये नीचे धंस जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर नीचे धंसेगा तो पानी उसके ऊपर आ जाएगा, उससे भी कभी कभी मग्न तट बन जाते हैं। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि जो सागरी लहरें आती हैं, वो सागरी लहरें इस हिस्से को घिसते घिसते नीचा कर देती हैं और पानी फिर वहां तक चला जाता है। तो समझ में आपको आ गया होगा कि कुल मिला के जो मेन कॉन्सेप्ट है कि जो ये तटीय हिस्सा है इसका थोड़ा सा नीचे होना, क्योंकि जब तक ये नीचे नहीं होगा तब तक पानी इसके ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। और नीचे होने का कारण कहीं कहीं सागरी धाराओं को माना जाता है, कहीं कहीं अंतर्जात बल को माना जाता है। अलग अलग उसको मानने वाले विद्वान है जो कि अलग अलग चीज को सही मानते हैं। लेकिन आपको बस थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि या तो टिल्टिंग से होता है, या अवतलन से होता है, या सागरी लहरों के अपर्दन से ये चीज होती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया, नहीं तो अगर आप लोग कहेंगे तो एक पूरा बड़ा लेक्चर इसी पे हो जाएगा कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, किस प्रकार से कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स की उत्पत्ति होती है। इस पर भी हम लोग चाहे तो डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा क्वेश्चन फिलहाल तो नहीं आना चाहिए, ना ही कभी आया है कि सिर्फ एक किसी टॉपिक पे लंबा आंसर आएगा, तो सबको मिला के आएगा। तो उतना आपके पास समय भी नहीं होता एग्जाम में, और जितना यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा की है शेल्फ के बारे में, अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो मेरे हिसाब से वो चीज सफिशियंट होगी आपके लिए। एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड कर दे रहा हूँ, स्क्रीन पे चीजें आ रही होंगी, उसको नोट कर लीजिएगा। अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन में जो परसेंटेज है, ये चीज कभी कभी पूछ ली जाती है, या आप इसको थोड़ा रटने वाली चीज है कि अटलांटिक में कितने परसेंट है, पैसिफिक में कितने परसेंट है। उसकी मैं बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, वो चीज रटने वाली है परसेंटेज, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। बाकी मेन कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों का क्लियर कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात आती है कॉन्टिनेंटल स्लोप की। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ लाइन खींची हुई है, ये क्या है बेसिकली। कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप को एक वह स्थान जो डिवाइड करता है, इसको हम लोग बोलते हैं शेल्फ ब्रेक। शेल्फ ब्रेक एक वह बिंदु होता है, वह पॉइंट होता है, वह स्थान होता है जहां से कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एंड हो जाता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रेक हो जाता है, मतलब रुक जाता है, चाहे जैसे आप समझ सकते हैं इस चीज को, और कॉन्टिनेंटल स्लोप की स्टार्टिंग हो जाती है। तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझेंगे कि मान लीजिए आपसे पूछा गया व्हाट इज शेल्फ ब्रेक। इतना डीप आएगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका थोड़ा अलग कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। क्योंकि डीप डीप चीजें पता होती हैं अगर, तो आंसर लिखने में काफी आसानी हो जाती है। ऐसी ऐसी चीजें अगर आप लिख देंगे एग्जाम में, तो कॉपी चेक करने वाला भी एक बार सोचेगा कि आपने रियली कहीं अच्छी तरीके से स्टडी की हुई है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप दोनों के बीच में एक डिवाइडर होता है जो कि है शेल्फ ब्रेक। शेल्फ ब्रेक के इस पार स्लोप की स्टार्टिंग हो जाती है और शेल्फ ब्रेक के उस पार कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। जैसे आपको पता होगा कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में एक लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपॉज।
तो ट्रोपोपॉज क्या कर रहा है, ट्रोपोपॉज एक डिवाइडर का काम करता है बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। तो वही चीज यहां पर भी है, ये शेल्फ ब्रेक है, इधर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और शेल्फ ब्रेक के इधर स्लोप की स्टार्टिंग हो जाती है। अब हम लोग मेनली अपनी सेकंड हेडिंग पे आते हैं। शेल्फ ब्रेक आपको अलग हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, जब आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में बताएंगे तो उसी में आप शेल्फ ब्रेक वाला जो बात है उसको इंक्लूड कर लेंगे, अलग से हेडिंग मत डालिएगा इसकी। सेकेंड पॉइंट है हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप बहुत ही सिंपल है, जो हम लोगों का कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और ये हम लोग का डीप सी प्लेन है, ठीक है, एबैसल प्लेन इसको बोलते हैं। इस प्लेन को और इस शेल्फ को एक ऐसा मंडल होता है, एक ऐसा एरिया होता है जो जोड़ने का काम करता है। ये जहां मैं आपको दिखा रहा हूं, यही होता है बेसिकली कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो जो एक प्रकार का ज्वाइंट का काम करता है, इधर आप देखिए शेल्फ है, इधर देखिए प्लेन है, और इस प्लेन को और इस शेल्फ को अटैच करने का, जोड़ने का काम कर रहा है कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो सिंपल सा इसकी भी डेफिनेशन है कि जलमग्न तट और जो हमारा गहरा सागरी मैदान है, नितली मैदान, गंभीर सागरी मैदान जिसको हम बोलते हैं, उन्हीं के बीच एक तीव्र ढाल का क्षेत्र होता है। यही होता है महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय मग्न ढाल। जल में डूबा हुआ ढाल होता है इसलिए इसको मग्न ढाल बोलते हैं। और इसी में आप एक पॉइंट और लिखेंगे, कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज की अलग से हेडिंग मत इंक्लूड करिएगा, उसी में शामिल कर दीजिएगा। उसमें आप ऐसे इंक्लूड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ समझने वाली चीज है। कॉन्टिनेंटल स्लोप का ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप का ढाल बहुत ही तेज होता है, तो जो भी मलबा इत्यादि होता है वो यहाँ टिक नहीं पाता, वो तेजी से यहाँ चला आता है खिसकते खिसकते, और यहाँ आके हल्का सा उसका एक डिपोजिशन होने लगता है नीचे की ओर, जहां पे स्लोप का आधार जहां होता है प्लेन से थोड़ा पहले। तो जब ये आप खुद ही कल्पना करिए कि यहाँ से मलबा अगर सरकते हुए यहाँ आ रहा है तो ये एक उभार बन जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे उभार बनते हैं, ऐसे कई उभार जब मिल जाते हैं तो उससे फाइनली फॉर्मेशन होता है कॉन्टिनेंटल राइज का। तो इस प्रकार आप लोगों ने कॉन्टिनेंटल राइज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लिया कि किस प्रकार से जो मलबा है ये इस पे टिकता नहीं है और मलबा सरकते हुए नीचे आ जाता है। अगर हम इसमें क्वेश्चंस की बात करें तो यूजीसी नेट जेआरएफ में जो क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते होंगे तो इसमें क्रम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और नॉर्मली जब आप बुक पढ़ते हैं फिजिकल जियोग्राफी की तो उसमें आपको कॉन्टिनेंटल राइज जल्दी देखने को नहीं मिलता, उसमें आपको बस शेल्फ, स्लोप, प्लेन और ट्रेंच ही देखने को मिलते हैं। तो ये क्रम आप नोट कर लीजिए, सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप होगा, फिर कॉन्टिनेंटल राइज होगा, और फिर एबेसल प्लेन होगा, और फिर आपका ट्रेंच का नंबर आएगा। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको ये क्रम बिल्कुल रटा होना चाहिए, क्योंकि रटने की कोई बात नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से बता देंगे कि सबसे पहले शेल्फ होता है, फिर स्लोप होता है, स्लोप का जो मलबा है उसके जमने से राइज बन जाता है तो थर्ड नंबर पे राइज हो जाएगा, फोर्थ नंबर पे प्लेन होता है, और फिर ट्रेंच होता है। तो कॉन्सेप्ट भी अगर आपका क्लियर है तो भी आप इसको निकाल लेंगे इस उत्तर को। कई कई बार ये भी पूछा जाता है कि कॉन्टिनेंटल स्लोप और एबैसल प्लेन के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए बात वही है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा जा रहा है। कभी कभी यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और राइज के बीच में होता है वो क्या होता है। तो आपको अगर ये चारों पांचों का जो एक क्रम है ये अगर याद है अच्छे से, तो अगर आप सीधे सीधे क्रम पूछे तो भी बता देंगे, लेकिन अगर कभी घुमा के पूछता है कि राइज और शेल्फ के बीच में क्या है तो भी आप बता देंगे कि राइज और शेल्फ के बीच में स्लोप है, या प्लेन और स्लोप के बीच में राइज है, प्लेन और शेल्फ के बीच में स्लोप है। तो इस तरीके से कभी कभी थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो मैं बताया हूँ इस तरह से क्वेश्चंस को पढ़िएगा। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो इसके आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, और अभी 2017-18 के पेपर्स में भी मिलेंगे, 19 के पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें ओशनिक बॉटम रिलीफ से क्रम पूछे गए हैं। और जहां तक मुझे याद रहा शायद इस बार भी एक आध क्वेश्चन आया हुआ था। तो कई बार आते रहते हैं क्वेश्चन यहाँ से,
तो इसको आप जरूर अच्छे से समझ लीजिएगा। तो हम लोगों ने शेल्फ की बात कर ली, हम लोगों ने स्लोप की बात कर ली, हम लोगों ने राइज की भी बात कर ली, और हम लोगों ने शेल्फ ब्रेक की भी बात कर ली। मैं एक काम करूंगा, इस वीडियो के लास्ट में मैं एक पूरा इसका एक हेडलाइन का एक मैं स्लाइड लगा दूंगा, जिससे आपको आसानी से वो चीज समझ में आ जाए। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पर ही फोकस करते हैं। फोर्थ नंबर पे है हम लोगों का प्लेन का। स्लोप में भी स्क्रीन पे परसेंटेज आ रहा है, उसको नोट कर लीजिए, अगर याद हो सके तो याद कर लीजिएगा, आंसर में हेल्प होगी आपकी। रटने वाली चीज है, बहुत कुछ समझना नहीं है। अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन में स्लोप का जो एक परसेंटेज है वही यहाँ पे बताया गया है। प्लेन की अगर हम लोग बात करें, जो डीप सी प्लेन्स होते हैं, ये महासागर के अंदर अगर गहराई की बात करें तो सबसे ज्यादा विस्तृत मंडल होता है। फिगर हालांकि थोड़ा छोटा बन गया है इसका, लेकिन बस आपको समझाने के लिए है। ये 3000 से 6000 मीटर की गहराई में ये हमें देखने को मिलते हैं। और अगर यह पूछा जाए, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि समस्त महासागरीय क्षेत्रफल का जो एरिया है उसमें सबसे ज्यादा हिस्से पे किसका विस्तार होता है, तो ऑलमोस्ट 75 टू 76% एरिया पे हमें डीप सी प्लेन या एबिसल प्लेन का विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो एक चीज आपकी यहां से यह भी तैयार हुई कि जो पूरा एरिया है किसी भी ओशन का, तो अगर हम यह देखें कि सबसे ज्यादा एरिया पे क्या है, ट्रेंच है कि प्लेन है कि स्लोप है कि शेल्फ है या फिर कटक है, तो सबसे ज्यादा एरिया पे ऑलमोस्ट 75 टू 76% एरिया पे हमें ये प्लेन्स देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इनका इंपॉर्टेंस है। और जैसे प्लेन हमें स्थल मंडल पे देखने को मिलते हैं, वैसे ही प्लेन यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया ही है कि हम लोग जैसे स्थल मंडल पे रिलीफ की स्टडी करते हैं, उसी तरीके से हम महासागरों के अंदर रिलीफ की स्टडी कर रहे हैं इस समय। और बहुत सारे, जब भी हम डिस्कवरी चैनल्स देखते हैं, जब भी हम कुछ इस तरह का नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं, तो हमें प्लेन वाला हिस्सा देखने को मिलता है। वहां पे हमें जीव, पेड़ पौधे, तरह तरह के पदार्थों का डिपोजिशन देखने को मिलता है। तो काफी रोचक होता है इनके बारे में जानना। और अगर प्रतिशत की बात करें तो पैसिफिक ओशन में सबसे अधिक 80%, इंडियन में भी लगभग 80%, और अटलांटिक में 54.9% हमें ये विस्तार देखने को मिलता है। जो 76% है वो एवरेज है पूरे वाटर बॉडी का, पूरे अर्थ की। लेकिन ओशन टू ओशन ये वेरी करता है। 80% लगभग इंडियन और पैसिफिक में है, और अटलांटिक में ये है 54.9%। और यहाँ पर हालांकि फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था, नहीं तो मैं जरूर वो चीज भी ड्रा कर देता। यहाँ पे बहुत सारी ज्वालामुखी पहाड़ियां होती हैं, वो भी हमें प्लेन पर ही देखने को मिलती हैं। ज्वालामुखी पहाड़ियां प्लेन पे होती हैं, और उसमें गुयॉट होता है। गुयॉट से कई बार क्वेश्चन नेट में आ चुका है, आपने सॉल्व जरूर किया होगा। गुयॉट बेसिकली चपटा एक ज्वालामुखी शिखर होता है, जो जिसको कि जो लहरें होती हैं वो उसका इरोजन करके उसको चपटा कर देती हैं, उसके शिखर को। कुछ पहाड़ियां ऐसी होती हैं ज्वालामुखी की जो पानी के ऊपर तक चली जाती हैं, तो एक आइलैंड टाइप का वहां पे हो जाता है, वो ऊपर तक दिखाई देती हैं। कुछ ज्यादातर जो पानी के नीचे ही होती हैं। तो ये सारे के सारे जो हिल्स होती हैं वोल्केनिक वाली, ज्वालामुखी वाली, ये सब एबिसल प्लेन पर ही स्थित होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ पानी के अंदर होती हैं, मैक्सिमम पानी के अंदर होती हैं। कुछ जिनकी हाइट बहुत अधिक होती है, वो पानी की जो हाइट है उसको भी ऊपर वहां पे क्रॉस कर जाती हैं और बाहर हमें दिखाई देती हैं। तो ये हो गया हम लोगों का एबिसल प्लेन। अब हमारी आती है सबसे लास्ट, ट्रेंच की। लेकिन अभी लास्ट ये नहीं है, अभी हमको कटक भी पढ़ना है। ट्रेंच बेसिकली जो महासागरीय गर्त हैं, ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, और ये सबसे कम एरिया पे फैले हैं, ओनली 7% एरिया। तो इससे आपका एक चीज और तैयार हो गया कि सबसे ज्यादा एरिया पे ऑलमोस्ट 75 टू 76%, और 7% पे ट्रेंच है सबसे कम पे। इसमें लगभग इस समय 57 गर्तों का, 57 गर्तों का पता लगाया गया है। बहुत सारी खोजें हुई हैं, और उसमें जो क्रम है वो यही है कि पैसिफिक में
सबसे अधिक हैं 32, फिर 19 अटलांटिक में है और 6 इंडियन ओशन में है। मेरियाना ट्रेंच के बारे में आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो मेरियाना ट्रेंच की हम लोग लोकेशन भी अभी देखेंगे आगे बाद में। अभी बस मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि वो सबसे गहरी ट्रेंच है और पैसिफिक ओशन में फिलीपींस के पास में वो स्थित है। 11.02 किलोमीटर उसकी जो है गहराई हम लोग जानते हैं। अलग अलग जगह पे थोड़ा अलग अलग ये डाटा दिया रहता है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे 11.02 किलोमीटर ही हमें मेंशन मिलता है। तो ये बात हो गई कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, बात हमने की कॉन्टिनेंटल स्लोप की, कॉन्टिनेंटल राइज की, एबेसल प्लेन की, शेल्फ ब्रेक की और ट्रेंच की। मेरे हिसाब से हर हेडिंग के बारे में आपके पास पर्याप्त मैटर है। आप आराम से 50 वर्ड्स 40 वर्ड्स लिख सकते हैं इस पर। कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें कोई हाई फाई चीज़ नहीं ऐड की है। बिल्कुल सिंपल जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी, इस टॉपिक को मैंने पढ़ा था, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड की हुई हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करूँगा, ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें बहुत सारी हेडिंग है। अभी जस्ट मेरे दिमाग में एक चीज़ और आई कि मैंने एक चीज़ मिस कर दी, सबमरीन कैनियंस के बारे में मैंने बात नहीं की। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। सबमरीन कैनियंस को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए कि जो हमारा मग्न तट है, ये मग्न तट है और मग्न ढाल इधर है। तो मग्न तट और मग्न ढाल पर कहीं कहीं पर हमें गहरी गहरी खाइयां घाटियां देखने को मिलती हैं। जैसे कैनियंस, गॉर्ज और कैनियंस हमको नॉर्मली हम देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, अपने अपने वी शेप्ड वैलीज जो होती हैं बेसिकली वही गॉर्ज और कैनियंस होती हैं। ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं पहले का, नदियां इरोजन करके बनाती हैं उनको। उसी तरीके की जो कैनियंस हैं वो हमको समुद्र के अंदर देखने को मिलती हैं। और ये कहाँ होती हैं? ये बेसिकली स्लोप पे होती हैं और कुछ हिस्सा इनका शेल्फ पर भी होता है, कहीं कहीं पर ये हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इसके लिए अलग हेडिंग आपको नहीं डालना पड़ेगा। इसके लिए आप जो सबमरीन कैनियन जो है इसको आप जब आप शेल्फ लिखेंगे और जब आप स्लोप लिखेंगे तो वहीं पर आप इसको इंक्लूड कर देंगे, और वो मैं फाइनली आपको बताऊंगा जब मैं हेडिंग्स की चर्चा करूंगा कि आपको नोट्स कैसे इसका बनाना है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। डाउट असल में इसमें ये हो जाता है कि सबमरीन कैनियन होती कहाँ पे है, तो वही बस आपका हल्का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि कैनियंस कहीं अलग से नहीं होती, वो शेल्फ और स्लोप पर ही होती हैं। घाटियां होती हैं गहरी गहरी, और कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ नहीं है। और इसमें एक चीज़ आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और निश्चित ही इस बार भी हो सकता है आ जाए। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको कई जगह ये मिलेगा, नेट में ही नहीं, एमए के एंट्रेंस में, नेट में और बहुत सारे एग्जाम्स में ये फेवरेट है। फॉर्मेशन ऑफ सबमरीन कैनियंस, हमको फॉर्मेशन की डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि फॉर्मेशन में अभी कुछ फिक्स ही नहीं है कि अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं, और ऐसा कहीं क्वेश्चन भी नहीं आएगा कि सबमरीन कैनियंस के बारे में ही लॉन्ग आंसर आपको आ जाए लिखने को, ऐसा नहीं आएगा। तो हमेशा थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा डीप चले जाते हैं कि टाइम काफ़ी ज़्यादा चला जाता है उनका। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मेन चीज़ पढ़ ली, कैनियंस का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब आपको कैनियंस में और क्या पढ़ना है। कैनियंस में आपको जो ये यहाँ पे मैंने कुछ थ्योरीज लिखी हुई हैं, इन थ्योरीज में जैसे भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत डाना ने दिया, अंतःसागरीय घनत्व तरंग सिद्धांत ये दिया सैलिस और फ्लोरल ने, मैंने नीचे लिखा हुआ है। और फोर्थ वाला जो पंख तरंग सिद्धांत है, टर्बिडिटी करंट थ्योरी है, ये दी डेविस, श्रीधर और डेली ने। तो ये आपका बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं है, रट लीजिए थोड़ा सा। इस तरह इस जो थ्योरीज हैं इस तरह की, इसको एक जगह नोट एक साथ कर लीजिए जिससे आप कभी भी रिवाइज कर सके उन थ्योरीज को। और कभी चाहेंगे अगर आप तो इस पे भी हम पूरी अलग अलग बात कर लेंगे कि पंख तरंग सिद्धांत क्या है, अंतःसागरीय घनत्व तरंग सिद्धांत क्या है, कैसे कैनियंस बनती हैं। तो वो खैर अलग लेक्चर हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। अभी हमारा मेन टारगेट है कि हम अपने जो बॉटम रिलीफ ऑफ ओशंस है उसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो, जो उसकी अलग अलग जो रिलीफ फीचर्स है, अलग अलग हेडिंग्स हैं। एक छोटी सी चीज और बच रही है, वो है कटक। कटक में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग कुछ एनिमेशंस देखेंगे और उससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा।
कटक का फॉर्मेशन बेसिकली होता कैसे है, ये मान लीजिए प्लेट्स हैं और एक का मोमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और एक का मोमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर दो विपरीत डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तो एस्थेनोस्फीयर से जो मैग्मा है वो आएगा बाहर, और जब वो बाहर आएगा तो यहाँ पे उसका जमाव होना शुरू हो जाएगा। ये प्रक्रिया तो निरंतर चलती रहेगी, ये प्लेट्स खिसकती रहेंगी, ये जो हिस्से हैं ये निरंतर खिसकते रहेंगे और इधर जो है निरंतर जमाव होता रहेगा और अंदर से जो मैग्मा है वो भी बाहर आता रहेगा। और इसी जमाव से बहुत समय के पश्चात एक हमें छोटी छोटी पहाड़ियां अंदर देखने को मिलती हैं। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। अच्छा सा फिगर अभी हम लोग देखेंगे। इसी से कटक का फॉर्मेशन होता है। जो हमारे मध्य महासागरीय कटक होते हैं, मध्य महासागरीय कटक हमको हर ओशन में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसकी ज्यादा स्टडी हुई है वो है मिड एटलांटिक रिज और जो हमारा मिड इंडियन रिज है, जो मध्य मध्य महासागरीय कटक इंडियन ओशन का है उसकी काफी स्टडी हुई है, और जो मध्य अटलांटिक कटक है अटलांटिक ओशन का उसकी बहुत स्टडी हुई है। पैसिफिक पैसिफिक में भी कटक है और अटलांटिक में भी कटक है। कभी कभी लोगों को लगता है कि कटक केवल अटलांटिक में ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, कटक सभी में है, आर्कटिक में भी है, पैसिफिक में भी है और इंडियन में भी है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो अटलांटिक वाला है, क्योंकि अटलांटिक वाला जो है वो यस शेप में है और काफी व्यवस्थित है। वो बाकी ओशंस के उतने व्यवस्थित नहीं है, बट अटलांटिक वाला बिल्कुल व्यवस्थित रूप में है। तो ये कटकों का कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत ही सिंपल है। बस दो विपरीत डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है और अंदर का जो भी पदार्थ है वो बाहर आके उसका जमाव होता जा रहा है निरंतर, और यही बेसिकली कॉन्सेप्ट है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप आसानी से जो सागर नितल प्रसरण का कॉन्सेप्ट है, जो हम लोगों का डाइवर्जेंट बाउंड्री का कॉन्सेप्ट है, और जो हम लोगों का यहाँ पे हम लोगों का एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ वो है कटकों का निर्माण। तो ये तीन चार चीजें आपकी एक ही जगह से तैयार हो जाती हैं अगर आप ये चीजें पढ़ लेते हैं। इसीलिए मैंने आपको एक जगह बताया भी था कि प्लेट टेक्टोनिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है वो बहुत सारे जगहों से जुड़ी हुई है। अब आप देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहीं ना कहीं आपकी बॉटम रिलीफ ऑफ ओशन से भी जुड़ी है, क्योंकि जो ट्रेन छोड़ते हैं यहाँ पर, अब बात आ ही गई है तो चलिए हम बता देते हैं कि कटकों का फॉर्मेशन तो उस समय होता है जब प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं, लेकिन ट्रेंच का फॉर्मेशन उस स्थिति में होता है जब प्लेटें आमने सामने गति करती हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है और एक प्लेट भारी वाली अंदर चली जाती है, उसका सबडक्शन हो जाता है और यहीं पर हमें ट्रेंच देखने को मिल जाती है। यहाँ पर पर्वत फिर से हम बना दे रहे हैं। एक प्लेट इधर से आई, एक प्लेट इधर से आई, इसका सबडक्शन हो गया, तो यहां पे जो एक गड्ढा बना यही हो गया हम लोग का ट्रेंच यहां पर। तो इससे आपका एक कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हुआ कि अगर कहीं पे ट्रेंच बन रही है तो वो कहीं ना कहीं आपको एक हिंट दे रहा है कि यहाँ पे जरूर प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं। और अगर कहीं पे कटक है तो वहां से आपको एक क्या हिंट मिल रहा है, आपको यह हिंट मिल रहा है कि वहां से प्लेटें दूर जा रही हैं। ये मैंने एक वर्ल्ड मैप बनाया हुआ था अपनी नोट्स में, काफी पुराना मैप है और उतना अच्छा नहीं बना है, बट कुछ चीजें समझाने के लिए ठीक है। हालांकि दूसरे टॉपिक का है, बट मैं जो चीज बताना चाहता हूँ वो यहाँ से हो जाएगा। अब जैसे यहाँ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है। इधर मूवमेंट हो रहा है और इसका मूवमेंट इधर हो रहा है, इधर मूवमेंट हो रहा है और इधर मूवमेंट हो रहा है। तो हो क्या रहा है, ये जब विपरीत दिशाओं में मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पे मैग्मा बाहर आ रहा है और यहाँ पे आप देखिए कटक का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब ट्रेंच वाली स्थिति देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जैसे आपको पता होगा पेरू चिली ट्रेंच है, उसमें क्या हो रहा है कि ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इधर आ रही है, सॉरी साउथ अमेरिकन प्लेट, और यहाँ नाजका प्लेट है ये इधर जा रही है। तो साउथ अमेरिकन प्लेट और नाजका प्लेट आपस में टकरा रही हैं। नाजका प्लेट एक ओशनिक प्लेट है, वो अंदर चली जाएगी और
उसका सबडक्शन होगा और यहाँ पे हमें एंडीज माउंटेन देखने को मिलते हैं और यहीं पर हमको पेरुचिली ट्रेंच भी देखने को मिलती है। तो इससे अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं तो ट्रेंच और डाइवर्जेंट बाउंड्री हैं तो कटक। ये थोड़ा सा एक हिंट लेके चलिएगा दिमाग में, आगे हो सकता है कहीं ना कहीं किसी भी आंसर को लिखने में ये चीज आपकी हेल्प करेगी। अब हम लोग कुछ एनिमेशंस देखेंगे, कुछ फिगर्स को देखेंगे और लास्ट में मैं कुछ हेडलाइंस आपको बताऊंगा जिससे ये टॉपिक आप अच्छे से कवर कर सकें। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि अपने नेट के एग्जाम के लिए अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सभी हेडिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखिए, लेकिन जो रिलीफ फीचर्स का एक क्रम है उस क्रम को बहुत अच्छे से तैयार करिए। बारे में मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि शेल्फ, स्लोप, राइज, प्लेन, इसका जो एक क्रम हमें देखने को मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिटेन एग्जाम के लिए तो फिर जो चीजें हम लोगों ने जितनी भी चर्चा की है सभी आपको बतानी पड़ेंगी। दोस्तों आइए अब हम लोग हेडलाइंस देख लेते हैं। सबसे पहली जो हेडलाइन आप लिखेंगे वो होगी बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप बिल्कुल अपने शब्दों में लिखेंगे कि जैसे हमें स्थल मंडल पे रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं वैसे हमें ओशन के अंदर भी देखने को मिलते हैं और इनके बारे में भी अध्ययन हो रहा है। तो जैसे जैसे मैंने आपको बस एक हिंट दिया अपने शब्दों में लिखने के लिए। अब अपने शब्दों में लिखने का मतलब कि आपको वहाँ साइंटिफिक वर्ड्स यूज़ करने हैं, आपको बताना है कि ये फीचर्स होते हैं। वहाँ आपको अपनी कहानी नहीं लिखनी है। तो अपने शब्दों में भी एक कह सकते हैं साइंटिफिक वे में लिखना है आपको। ये चीज़ मेरा कहने का यहाँ पे मतलब है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन आप समझ गए कैसे लिखना है। उसके बाद नंबर 2, इम्पॉर्टेंट बॉटम रिलीफ फीचर्स। अब इस हेडिंग में आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में बताएंगे सबसे पहला। कॉन्टिनेंटल शेल्फ को बताने के बाद इसी हेडिंग में आप थोड़ा सा शेल्फ ब्रेक की भी चर्चा करेंगे। फिर आप कॉन्टिनेंटल स्लोप लिखेंगे सेकंड। कॉन्टिनेंटल स्लोप को जब आप बताएंगे तो उसमें आप कैनियंस के बारे में और जो कॉन्टिनेंटल राइज होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद तीसरी हेडिंग जो आपकी होगी सेकंड वाले के अंतर्गत एबिसल प्लेन। इसमें आप प्लेन्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हम लोगों ने बात की, और साथ ही साथ आप उसमें जो गुयाट और एबिसल हिल्स होती हैं कई तरह की उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। इसके बाद लास्ट में आप रिजेस के बारे में बताएंगे। तो ये जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा सेकेंड हेडिंग। अभी रिज के बारे में आगे चर्चा होनी बाकी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने से आपके अभी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी तो आपने सिर्फ 50% चीज़ ही देखी है। अभी असली जो एनिमेटेड चीज़ें हैं, जो अच्छे अच्छे फिगर्स हैं, वो अभी आने वाले हैं वीडियो में आगे। तो नंबर तीसरी जो हेडिंग होगी आपकी वो होगी फिगर की। आप अच्छा सा फिगर बनाएंगे जैसा मैंने आपको बना के दिखाया है स्टार्टिंग में, वैसा ही एक आप सिंपल सा फिगर बना दीजिएगा। और नंबर 4 पे आप करेंगे कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में आप यही लिखेंगे कि इस प्रकार ये फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं और अभी इसमें काम हो रहे हैं, नई नई चीज़ें अभी पता लग रही हैं निरंतर। अपने शब्दों में छोटा सा कंक्लूज़न लिख देंगे। हालांकि एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, एग्ज़ाम में आपके पास इतना समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप जब अपना एक नोट्स प्रिपेयर करेंगे इस टॉपिक का, तो इतना लिखने से आपका, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये टॉपिक इतना अच्छे से तैयार हो जाएगा अगर आप इस वे में नोट्स बना लेते हैं कि चाहे जहाँ से क्वेश्चन आए लिखने को, बीच से उठा के आ जाए तो भी आप लिख लेंगे, घुमा फिरा के आ जाए तो भी लिख लेंगे। इसीलिए नोट्स को हमेशा ऐसा प्रिपेयर करना चाहिए हेडलाइंस के माध्यम से, जिससे कि उस टॉपिक को तोड़ तोड़ के भी अगर कोई चीज़ें पूछ ली जाए तो आप बता लेंगे उससे। अब इसमें अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, 50 वर्ड्स में आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सेकंड हेडिंग में जो 4 हेडलाइंस हैं, सभी हेडलाइंस के बारे में आप अपनी नोट्स में मिनिमम 50-60 वर्ड्स लिखिएगा। तो आराम से आप दूसरी वाली हेडिंग में 100 से 150 वर्ड, आप 100 से 150 नहीं और ज़्यादा, आप आराम से इसमें 200 से 250 वर्ड लिख सकते हैं सेकंड हेडिंग में। और फर्स्ट हेडिंग में 50, तो लगभग आपकी पहली और दूसरी हेडिंग में ही लगभग 300 वर्ड्स का मैटर तैयार हो जाएगा। फिर आप फिगर बनाएंगे और 50 वर्ड्स का कंक्लूज़न कर देंगे। तो आपका एक अच्छा
400 to 500 वर्ड्स का एक अच्छा मैटर आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर्स को देखेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी चीज़ों की हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे आपको बतानी थी। सी माउंट, गुयार्ड्स और वोल्केनिक आइलैंड्स। हालांकि इसमें गुयार्ड को नहीं दिखाया गया, लेकिन गुयार्ड बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आप जैसे वोल्केनिक आइलैंड्स देख रहे हैं कि जो पानी के ऊपर निकले हुए हैं। कुछ कुछ आइलैंड्स, कुछ आइलैंड नहीं, कुछ हिल्स ऐसी भी होती हैं जो पानी के अंदर होती हैं, जैसे कि एक आपको पानी के अंदर भी देखने को मिल रही है। गुयार्ड बेसिकली क्या होता है कि गुयार्ड में उसका जो ऊपरी शिखर नुकीला ना होकर उस पर काफ़ी ज़्यादा इरोज़न हो जाता है, तो वो थोड़ा चपटा टाइप में हो जाता है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी। बाकी फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी चीज़ों की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जो भी चीज़ें इसमें हैं। ये एक चित्र है एबेसल प्लेन का, और बस इन फिगर्स को दिखाने का मेन मकसद ये है कि आप इससे जुड़ सकें और आप इसको एक तरीके से फील कर सकें कि कैसा जो अंदर का संसार है समुद्र का, वो वास्तव में होता कैसे है। और मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि ओशनोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बुक्स से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। अभी तो अच्छी बात है, यही मैं एक दिन सोच भी रहा था। यही देखिए एक और फिगर है, ये भी एबेसल प्लेन का फिगर है। कि मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ कि अभी तो मान लीजिए नेट का ज़माना है, लेकिन पहले जब इंटरनेट नहीं था तो लोग कैसे ओशनोग्राफी को पढ़ते रहे होंगे, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट बुक्स में जो फिगर्स थोड़े बहुत होते हैं, एक तो फिगर्स नहीं होते ज़्यादा, जो फिगर्स होते हैं उससे भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। तो खैर अभी ठीक है कि अभी हमारे पास इतने साधन हैं, इंटरनेट की सुविधा है कि हम इन फिगर्स को देख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा फिगर है रिज का, और बहुत ही बेहतरीन। यहाँ आपको पहाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, बीच में एक स्पेस है जहाँ पे एक गोताखोर भी हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छा ये चित्र है। इस तरह के चित्रों को देखने से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर होता है, नहीं तो बुक्स से सिर्फ पढ़ने से चीज़ें दिमाग में बिल्कुल बैठ नहीं पाती। ये जो रिज अभी हम लोग पढ़े पहले, उसी रिज का फॉर्मेशन वहाँ पर मैंने तो आपको अपने हाथ से बना के दिखाया था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से दो विपरीत दिशाओं में मूवमेंट हो रहा है प्लेट्स का, और अंदर का जो पदार्थ है वो बाहर आ रहा है और उसका निरंतर जमाव होता जा रहा है। और बेसिकली इसी तरीके से रिज का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है, और वास्तव में अगर किसी भी चीज़ में से आप उसको दो भागों में तोड़ेंगे और दो विपरीत दिशाओं में मूवमेंट होगा तो अंदर की चीज़ बाहर आएगी। ये एक छोटी सी क्लिप है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये क्लिप ये हमें दिखा रही है कि देखिए किस प्रकार से अंदर का जो भी पदार्थ है वो बाहर आया, और उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन के माध्यम से दिखाया गया है कि जो ये मिड अटलांटिक रिज को एक एग्जांपल के रूप में लिया गया है कि मिड अटलांटिक रिज का फॉर्मेशन हुआ। आग दिखाई गई है वहाँ पे, सिर्फ एक आपको समझाने के लिए बस ये दिखाया गया है। और ये बेसिकली वो मिड अटलांटिक रिज है जो कि अभी हम देख रहे थे, जिसका फॉर्मेशन एस के शेप में है। बुक्स में आपने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, जब हम लोग अटलांटिक ओशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इसके बारे में चर्चा होगी। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी, ये एक बहुत ही अच्छा फिगर मुझे मिला, ट्रेंच में मैंने आपको वहाँ पर समझाया भी था कि किस प्रकार से दो प्लेटें जब टकराती हैं तो जो एक सबडक्शन होता है एक प्लेट का, वहीं पर ट्रेंच का भी फॉर्मेशन होता है। तो इस फिगर में ट्रेंच के साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और कभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, पूरी की पूरी एक क्लास ही हो जाएगी ट्रेंच के ऊपर, लेकिन यहाँ फ़िलहाल इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चैप्टर में जितना आपको जानना चाहिए उतना हम लोगों ने काफ़ी कुछ यहाँ पे जान लिया है। इसमें आप देख रहे हैं राइजिंग टाइपेयर्स, मैग्मा चैम्बर, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। जो अर्थ का हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें तरह तरह के डिस्कॉन्टिन्यूटी जोन्स होते हैं, तो वो क्या है कभी उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ओशनिक ट्रेंच, ओशनिक क्रस्ट, सॉलिड अपर मोस्ट मैंटल, सबडक्शन जोन, एस्थेनोस्फियर। तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे टर्म्स हैं, शब्दावलियाँ हैं, इन शब्दावलियों पर फोकस करिए और
प्रयास करिए कि इसको भी आप तैयार कर सकें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे भी कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं, जैसे ये फिगर वही वाला है लेकिन थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड है। आप देख रहे हैं कि दो तरफ से मूवमेंट हुआ, एक प्लेट अंदर गई और जब प्लेट अंदर जाएगी तो वहीं पर थोड़ा सा गड्ढा सा बन जाएगा, वही बेसिकली वहीं पे ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल ये थोड़ी सी कल्पना करने वाली चीज़ है, जितना अच्छा आप इमेजिन करेंगे उतनी अच्छी ज़्यादा जियोग्राफी आपको समझ में आएगी। ये मेरियाना ट्रेंच की लोकेशन, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ज़रूर लोकेशन दिखाऊंगा। फिलीपींस देश है, उसी के पास में इसकी जो है लोकेशन हम देख रहे हैं। फिलीपींस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइलैंड कंट्री है और यहाँ पे देखिए मैरियाना ट्रेंच, सियरेना डीप, चैलेंजर डीप, गुआम, कर्माडिक ट्रेंच, एक ही फिगर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई हैं। अब ये एक डाटा है, इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ज़रूर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने ये, हालांकि काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कभी कभी, लेकिन आ भी जाता है तो इसको थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है आपको। टॉप 10 जो हमारी ट्रेंचेस हैं उसके नाम हैं, जैसे मैरियाना ट्रेंच, टोंगा, फिलीपीन, क्यूराइल कमचटका, कर्माडेक, ईजू बोनिन ट्रेंच, इसको ईजू ओगासवारा ट्रेंच भी बोलते हैं। बगल में इनकी लोकेशन लिखी हुई है, जैसे पैसिफिक, 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 पैसिफिक एंड पैसिफिक। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो सबसे ज़्यादा ट्रेंचेस हैं 32 ट्रेंचेस ओवरऑल 57 में। तो आप सोचिए कि ओवरऑल 57 में 32 मतलब कि 50% से भी ज़्यादा जो ट्रेंचेस हैं वो पैसिफिक ओशन में है। इसके बाद 19 अटलांटिक में है। सिर्फ 6 ट्रेंचेस का पता हमको इंडियन ओशन में लगाया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है। बगल में डेप्थ भी दी गई है फीट में और मीटर्स में, उसको भी देख लीजिए। और लोएस्ट पॉइंट भी कहीं कहीं पर मेंशन किया गया है। उसके आगे का डाटा टॉप 10 में कुछ ट्रेंचेस वहाँ पे थी, ये सेकंड स्लाइड है। इसमें प्यूर्टो रिको ट्रेंच, साउथ सैंडविच ट्रेंच, पेरू चिली ट्रेंच और अटाकामा ट्रेंच और जापान ट्रेंच। और बगल में इनके डीपेस्ट पॉइंट हैं, किस ओशन से इनका संबंध है वो भी लिखा गया है और इनकी डेप्थ कितनी है इसको भी मेंशन किया गया है। तो इसको आप एक जगह नोट कर लीजिए और रट लीजिए इसको बिल्कुल अच्छे से, जिससे कभी ये भूले ना। और इसकी अगर हो सकेगा तो लोकेशंस भी देख लीजिएगा इन सभी ट्रेंचेस की, तो आपके लिए और बेहतर होगा। बहुत सारी तो आप जानते भी होंगे, जापान ट्रेंच, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, प्यूर्टो रिको जो जहाँ पर प्यूर्टो रिको की लोकेशन है वहाँ पर है और कैरेबियन आइलैंड्स के पास ये पड़ता है, आप जानते होंगे। ये दोस्तों एक रिसर्च पेपर है, मैंने खोजा इसको, और जेम्स वी गार्डनर, एंड्रयू ए आर्मस्ट्रॉन्ग और बहुत सारे लोग इसमें हैं शामिल। यूएसए की जो न्यू हैम्पशायर यूएसए, वहाँ का ये पेपर है। और इसमें बेसिकली क्या बताया गया, अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा थ्रू ईमेल आईडी। मैं आपको ये व्हाट्सएप कर दूंगा, जैसे भी हो सकेगा मैं आपको सेंड कर दूंगा ये पेपर। इसमें काफ़ी अच्छे से बताया गया है कि जैसे हाउ डीप इज़ द मैरियाना ट्रेंच, कितनी गहरी है। उसके बाद इसमें जो मैंने पढ़ा तो मुझे जो समझ में आया कि इसमें तरह तरह की टेक्निक्स के बारे में बताया गया है, साउंडिंग टेक्निक्स के बारे में कि कैसे मेजरमेंट होता है। बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, थोड़ा टफ है बट लेकिन इंटरेस्टिंग है, काफ़ी चीज़ें नई जानने को मिलती हैं। जब भी इस तरह का कोई पेपर आए तो उसको बहुत ज़्यादा बोझ लेके ना पढ़ा करिए कि मुझे रटना है चीज़ों को। ये पेपर मैंने देखा तो मुझे भी लगा कि काफ़ी इसमें कैलकुलेशंस हैं, छोटा सा पेपर है कुछ पेजेस का, लेकिन इसमें जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने निकाल ली। हमको उसके मैथमेटिक्स से कोई मतलब नहीं है कि कितनी गहराई में क्या है, कैसे मैथ कैलकुलेशन किया जाता है इसमें। तो कुछ चीज़ें मुझे इसमें अच्छी लगी, जैसे टेक्निक्स, जो इको साउंडिंग टेक्निक्स हैं कैसे उससे पता लगाया जाता है, और तरह तरह के मेज़रमेंट के बारे में चर्चा की गई है। स्टार्टिंग में कैसे मेज़रमेंट शुरू हुआ था, तो थोड़ी हिस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगी। जब जो पुनर्जागरण काल जो हम लोग थॉट में पढ़ते हैं, वहाँ पे कैसे कैसे ट्रैवलर्स आए, उन्होंने भी कुछ काम किया हुआ है। तो इसलिए अच्छा पेपर लगा मुझे, इसलिए मैंने इसका एक स्लाइड मैंने बनाई फ्रंट पेज की। और अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग ले लीजिएगा, ईमेल कर दीजिएगा मेरे जो है ईमेल एड्रेस पे।
तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि थोड़ी छोटी होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीडियो लंबी हो गई है, तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि जब हम लोग बातचीत करना शुरू करते हैं तो टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है और वीडियो लंबी हो गई। बट फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वीडियो किसी ने ये 40-45 मिनट की वीडियो अच्छे से देख ली डीपली, तो काफ़ी ज़्यादा उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और इतना मुझसे हो सकता था, मैंने पूरा अपना प्रयास किया है कि जितना हो सके उतने कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएं। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ईमेल करिए मुझे। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उस जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर करूँ। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।